बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 25 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। गुज़श्ता लेक्चर में हमने अपना एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स के अंदर बात करते हुए मैंने डायरेक्टर्स का बिल्कुल बुनियादी इंट्रोडक्शन दिया था और इनकी किसके बारे में बताया था, बताओ किस बारे में बात की डायरेक्टर के बारे में? कि वेरिएबल पर्सन नहीं होते, और बस ये पढ़ाया था। वेरिएबल पर्सन नहीं आता तुम्हें है और कुछ याद नहीं है तुम्हें? अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाया था, रोल एज फिड्यूशरी एंड रोल एज एजेंट पढ़ाया था। ठीक है जी, अच्छा जी। इसको पढ़ाने के बाद हमने टाइप्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस किए थे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी, हमने ये बता दिया था। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी आगे कि जनाब आर्टिकल्स आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं कि लेट से जो भी आपका डायरेक्टर होगा वो कोई ना कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर हासिल करेगा। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन ऐसी जो है वो आप उस पर पाबंदी भी आयद कर सकते हो और कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है जी। फिर हमने बात करनी थी इन एलिजिबिलिटी टू एक्ट एज ए डायरेक्टर की। अच्छा, अब कल के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ। जो देखो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स अपॉइंटेड बाय मेंबर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यही बात पड़ी थी। और हमने एक बात ये कही थी कि ये जो कलेक्टिव टर्म है ना इन लोगों के लिए, कलेक्टिव टर्म का जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये कलेक्टिव टर्म कहलाती है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कलेक्टिवली कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी ना कुछ तरह की किस्में होती हैं। ठीक है, कुछ होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है, एक होते हैं मेरे पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है जी। एक होते हैं मेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, ओके। और एक कैटेगरी मेरे पास होती है जनाब फीमेल डायरेक्टर्स की। ठीक है, ओके। और एक मेरे पास यहाँ पे आता है बीच में नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है जी, ये मेरे पास डायरेक्टर्स की कैटेगरी होती है। अब इसका मैं छोटा सा बस ओवरव्यू दे दूँ तुम्हें ताकि तुम्हें समझ आ जाए। देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में, नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में, इनमें से हर एक टाइप के बारे में हम आगे चैप्टर के हिस्सों में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कि डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर रहा होता है कंपनी के। वो सुबह से शाम मजदूरों की तरह बैठा होता है कंपनी के अंदर और कंपनी के रोज़मर्रा के अफेयर्स में इंगेज होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो कि रोज़मर्रा के अफेयर्स में इंगेज नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसको एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे रखा जाता है और वो आके मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लेता है। ठीक है जी, वो एग्जीक्यूटिव नहीं होता, यानी कि वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कि एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर से। ये सारी डिस्कशन आगे आएगी, लेकिन सिर्फ तुम्हें मैं टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर कर रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर कर रहा हूँ। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार है, कंपनी से ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई शेयर उसके पास कंपनी के, किसी किस्म का कोई भी स्टेक उसका कंपनी के अंदर बोलो भाई नहीं होता। ठीक है जी, हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव में ही से ही बनते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी। फिर एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, नुमाइंदे डायरेक्टर। नुमाइंदे डायरेक्टर का कल हमने जिक्र किया था कि लोन लिया था बैंक से एचबीएल से और एचबीएल ने अपना एक नुमाइंदा डायरेक्टर हमारे पास भेज दिया था। फिर एक कैटेगरी होती है फीमेल डायरेक्टर्स की, और हमारे पाकिस्तानी लॉ में लिखा हुआ है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हो गया, आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ की किताब में जिक्र है कि एक फीमेल डायरेक्टर लाजमी आपके बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है लिस्टेड कंपनी के लिए, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। डन है, मेरी बात समझ आती है? तो ये थी हमारी कुछ डायरेक्टर्स की टर्म्स जिससे मैंने आपको फैमिलियर करना था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अभी कैसे आते हैं, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इन एलिजिबिलिटी टू बिकम आ डायरेक्टर, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं बन सकते। नंबर 1, द पर्सन हु इज़ अ माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, अब जो ये वाली चीज़ आ रही है ना कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये कोर क्रैमिंग एरियाज़ हैं, ये कोर क्रैमिंग एरियाज़ हैं। मैं आपको याद करवाऊंगा पढ़ा के, और इसमें से कोई सिनेरियो भी बन के आ सकता है। कैसे? वो एक लाइन उठाएगा और वो आपसे पूछ लेगा। वो एक एक्सेप्शंस, ये जो है ना एक्सेप्शन स्टार लिखी हुई है, इसके ऊपर 3-4 नंबर का सवाल माजी में भी रिसेंटली आ चुका है। ठीक है जी, तो हमने हर एक चीज़ को बड़ा समझ के पढ़ के और फिर उसको याद करना है। ओके, कह रहे नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ़ ही नंबर 1 इज़ अ माइनर, यानी कि अगर कोई माइनर होगा, 18 साल से कम का होगा, तो वो डायरेक्टर किसी भी कंपनी का नहीं बन सकता। मैंने कहा किसी भी कंपनी का, तो यानी कि किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो। अच्छा,
और अगर माइनर के केस में गार्डियन अपॉइंट हुआ हुआ है तो फिर क्या क्या उम्र होती है उसकी? 21 साल उम्र होती है। बात समझ आ रही है? बिजनेस लॉ याद है? हैं भूल गए? थोड़ा सा भूल गए? अगर गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो क्या उम्र होती है भाई माइनर की मेजर होने की? 21 साल। नहीं, बिजनेस लॉ के टीचर से बहस नहीं कर गया। अच्छा, नंबर 2, द पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन है? जो कभी साउंड होता है कभी साउंड नहीं होता, लूनेटिक बीच में आते हैं, ठीक है, और डिलीरियस फ्रॉम फीवर और ड्रंकन पर्सन बीच में आ जाते हैं, ऐसा ही है। तो जो अनसाउंड माइंड है, जो अपने होशो आवाज़ में नहीं रहता, जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो अपने आप को सही से नहीं चला सकता, तो वो कंपनी को क्या चलाएगा? यानी कि वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। नंबर 3, ऐसा बंदा जिसने कोर्ट को अप्लाई किया हुआ है कि भाई मुझे इनसॉल्वेंट करार दे दो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया मुझे बड़ी तंग करती है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ताकि जितने उन लोगों से भी मैंने लोन लिया हुआ है, जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, लेन देन के मामला हैं, वो सारा आप डील करो, मुझे बस इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो एक बंदा जो कोर्ट के दफ्तर जाके अपनी एप्लीकेशन को दर्ज कर चुका है और उसने एप्लीकेशन जमा करा दी है कि मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, लेकिन उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर अब तक नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, क्या चीज़? बैंक करप्ट, बिल्कुल एक प्राइवेट अलग बंदा भी इंश्योरेंस अपने आप को बिल्कुल 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 कर सकता है। कोर्ट के पास जाके अप्लाई करो, हाँ कर सकते हो। कोर्ट के पास जाओगे, बोलोगे जनाब मेरा बिजनेस था, मेरा कारोबार था, या मेरे जो भी छोटा मोटा लेन देन का मामला था, भले सोल ट्रेडर और हाँ भले सोल ट्रेडर थे, और मैं हो गया हूँ बैंक करप्ट, मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, आप प्लीज़ एक लेटर लिख के दे दो ऑफिशियल कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। तो वो सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी चेक करेगा, सारी बिलोंगिंग्स देखेगा, वो फिर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी होगी फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी चीज़ें मैनेज करेगा और जिसके लेन देन के मामला था उसको देगा। हाँ, और फिर तुम्हारे पास एक लेटर आ जाएगा कि भाई ये इंसॉल्वेंट है, इससे कोई ट्रेडिंग ना करे, ना कोई लेन के मामला, ना कोई देन के मामला, ठीक है जी। तो तीसरा बंदा वो है जिसने कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अब तक पेंडिंग है। नंबर 4, हु इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। हु इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि उसको अब तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है अभी कोर्ट में, लेकिन अभी तक वो अनडिस्चार्ज है, प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, ठीक है। वहाँ तो उसकी एप्लीकेशन ही पेंडिंग है, यहाँ उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन कर दी गई है, प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन अब तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करार नहीं दिया गया, यानी कि ये इस वक्त सॉल्वेंट है, ये इस वक्त सॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी के केस में भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में। बात समझ आ रही है? मतलब वो जो है पहला वाला उससे पहला वाला स्टेप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, एप्लीकेशन दी हुई है और यहाँ पे एप्लीकेशन उड़ के चली गई है और अब प्रोसीडिंग्स चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ऑफेंस फॉर मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, गैर अखलाकी हरकत करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, किसी के घर से बाइक चोरी करी और FIR कट गई, तो गैर अखलाकी हरकत के नतीजे में इसके ऊपर FIR कटी हुई है, अब ये डायरेक्टर किसी कंपनी का नहीं बन सकता। डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट 2017, यानी कि किसी भी लॉ की कोई भी खिलाफ वर्जी करने की वजह से कंपनी लॉ ने अगर कह दिया, कंपनी लॉ ने कह दिया मतलब कंपनीज एक्ट 2017 ने अगर कह दिया कि जनाब अब ये कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, तो फिर ये पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। नंबर लास्ट, डिक्लेयर्ड फिड्यूशरी बिहेवियर ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, जैसे कि भाई के नाम पे कारोबार खोला, कंपनी को महंगा माल बेचता रहा, कंपनी के लिए लैंड खरीदनी थी, अपने नाम पे ली, फिर कंपनी को महंगे दाम में ट्रांसफ़र कर दी, तो इसने अमानतदारी में खयानत इख्तियार की। ही लैक्ड फिड्यूशरी बिहेवियर, इफ़ ही लैक्ड फिड्यूशरी बिहेवियर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, तो फिर ये किसी कंपनी का बोलो भाई डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? चलो आगे आ जाओ। कहता है अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, NTN नंबर, ठीक है जी, वो बंदा कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसके पास NTN नहीं है, यानी कि जो फाइलर नहीं है। आगे वो कहता है कि कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशन, मिसाल के तौर पे किन लोगों को एग्जेम्पशन दे सकता है, जैसे कि पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, अब वो है जापानी कंपनी, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी कंपनी, तो पाक सुजुकी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मेजरली कुछ ना कुछ तुम्हें जापानीज़ दिखेंगे, जाके सर्च कर लो, तो अब तो खैर अनलिस्टेड हो गई है, लेकिन वो जापानी डायरेक्टर है, हमने काम किया उनके साथ, मैंने ऑडिट किया उसका। तो हो सकता है कि उन जापानी चाचू के पास क्या नहीं हो, NTN नंबर ना हो, और उन्होंने अप्लाई कर दिया हो कि यार देखो मैं NTN नहीं रख रहा, मैं फाइलर वाइलर नहीं हूँ, ठीक है, बस मैं जो है ना डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या पता पाकिस्तान में कमीशन को अप्लाई किया हो और उनको एग्जामेशन इससे मिल गई हो। तो याद रखना, ये एग्जाम में बोल के नहीं आना है कि NTN नहीं तो डायरेक्टर नहीं बन सकते, बोलो NTN नहीं है डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन आपको कमीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो ओके। कहता है कि हर वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि मेंबर नहीं है, वो कह रहा है कि हर वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि मेंबर नहीं है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन,
अब देखो जैसे एच ने अपना नुमाइंदा बिठाया हुआ था, वो नेचुरल पर्सन नहीं था। एच का नुमाइंदा उसके पास शेयर होना ज़रूरी नहीं है। डन। नंबर 2, होल टाइम डायरेक्टर हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा है, उसके पास भी शेयर होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो होल टाइम डायरेक्टर है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय भी है। डन। नंबर 3, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को एग्जेम्पशन दी हुई है। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव साहब कौन है? ये डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं, डायरेक्टर से इनको अपॉइंट करते हैं और ये डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। इसके बारे में पूरा चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ रहा है। एंड नंबर लास्ट, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और एनी अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। वही वाली बात आ गई नॉमिनी डायरेक्टर वाली कि किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। डन है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि पहले पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में क्या फ़र्क है। पहले पॉइंट में आर्टिफिशियल पर्सन है, एच ने बिठाया हुआ है, यहाँ नंबर और आखिरी वाले पॉइंट में शकूर भाई ने बिठाया हुआ है। बात समझ आ रही है? वहाँ इंसान, कंपनी का इंसान नुमाइंदा और यहाँ पे नीचे इंसान का इंसान नुमाइंदा। कंपनी का ओनर कंपनी है तो फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल ऐसा ही है। डन। नॉमिनल तो दोनों ही है, लेकिन वहाँ पे कंपनी ने बिठाया हुआ था और यहाँ पे इंसान ने बिठाया हुआ है। डन। चलो, कह रहे फॉर लिस्टेड कंपनीज अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही नंबर 1 डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहे ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, ये बात याद रखना। देखो कई जगह तुम्हारे कोर्स में ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रोविजन स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनलिस्टेड के लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्राइवेट के लिए हैं। तो तुमने आंखें खोल के चीज़ें याद करनी है। अब अगर वो तुम्हें एक सवाल दे दे अनलिस्टेड कंपनी का, तुम्हें बताया नहीं, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे लेकिन 3, अब तुम्हें वहाँ से पकड़ना पड़ेगा ये अनलिस्टेड कंपनी का सवाल आया था। और उसमें ये वाला प्रोविजन डाल दे कि भाई एक भाई साहब थे शकूर भाई की बेगम एक ब्रोकरेज हाउस खोल के बैठी हुई थी। पॉइंट नंबर 2 में अभी आएगा। तुम बोलोगे नहीं डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर इनएलिजिबल। अरे भाई लिस्टेड कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है, लिस्टेड कंपनी के लिए जो है पाबंदी रिस्ट्रिक्शन है। चलो, कह रहे नंबर 1 डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन रीपेमेंट में अगर डिफॉल्ट कर दिया तो वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, आप सवाल पूछेगा भाई शकूर भाई डायरेक्टर बनने के जो है वो एलिजिबल है, लेकिन इनके 2 महीने का बिजली का बिल पे नहीं हुआ हुआ, तो बताओ डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। बोलो भाई बैंक के थ्रू पे करता है ना वो, तो है नहीं है। क्यों? के इलेक्ट्रिक को पेमेंट जा रही है भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं है। ठीक है जी। मोहल्ले की जो है ना वो एम्यूनिटीज़ की बिल नहीं भरे तो क्या डिफॉल्टर है? नहीं है। चलो, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज अ स्पाउस ऑफ सच पर्सन और इज अ स्पॉन्सर डायरेक्टर ऑफिसर और कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस। कह रहे हैं वो जनाब कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज समझते हो? ब्रोकरेज हाउस होता है जो कि शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए खुलता है, कंपनी का अकाउंट खुलता है और आपके बिहाफ पे ब्रोकर आपके ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होता है, बाय एंड सेल कर रहा होता है। तो कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने कोई ब्रोकरेज हाउस खोला हुआ है जिसके वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, कब कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, जो भी है, तो ये नफ़ा वगैरह अच्छा खासा उठा सकता है। तो कहता है कि अगर वो ब्रोकरेज हाउस खुद खोला हुआ है, बेगम ने खोला हुआ है, या वो उसका स्पॉन्सर है, पैसे देता है, करता धरता है, बानियों में से, तो भाई ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। डन। हाँ जी। ऐसा डायरेक्टर नहीं है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो भी नहीं बन सकता। और जिसकी एप्लीकेशन उड़ गई है लेकिन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, क्या चीज़? नहीं वो भी नहीं बन सकता, वो तो मुकम्मल फारिग है ना। ठीक है, ये होने वाले फारिग है, वो मुकम्मल फारिग है, वो भी नहीं बन सकता। डन है। बढ़ जाऊँ आगे? चलो चल मेरे भाई। वो कह रहा भाई एक बंदा बैंक करप्ट था, ठीक है, बैंक करप्ट था, दिवाली निकल चुका था, इंसॉल्वेंट था, वो डायरेक्टर बन गया आगे, उसने बताया नहीं मेरे खिलाफ बैंक करप्सी प्रोसीडिंग चल रही है, डॉक्यूमेंट हाइड कर दिए, डायरेक्टर बन गया। तो कह रहा भाई उसको हम भेजेंगे यहाँ पे, ये नोबिता लग रहा है मुझे, इसको हम भेजेंगे सलाखों के पीछे। वो कह रहा है भाईजान कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अगर एक्ट करता है, अनडिस्चार्ज मतलब जो अभी सॉल्वेंट है लेकिन प्रोसीडिंग चल रही हैं, अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक्ट करता है ऐसा डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, तो भाई लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years, फाइन और बोथ। हो सकता है फाइन भी लग जाए, जेल भी हो जाए, हो सकता है सिर्फ फाइन हो जाए, जेल ना हो जाए, होते दोनों हो जाए। बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं या होमवर्क के थ्रू डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप 5-6 बार सॉल्व करते हो मेरे साथ क्लास में या रिकॉर्डेड में, वो आपके पास आ रहे होते हैं। तो कुछ जो क्लास में हमारे पास आ रहे होते हैं ना, घड़ी के 2 बजेंगे जब, तो ये अलामत है, जब घड़ी में बजेंगे 2 तो याद रखना कि प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, तो 2 बज गए और प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें वही जो मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल थ्रू करवा दी हैं।
ये आपने बस पढ़नी है, हो सके तो सॉल्व कर लेना और फिर अपना आंसर जाके पीछे टैली कर लेना। डन। बिजनेस लॉ पास है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लिखना तो आता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बिजनेस लॉ से तो उम्मीद नहीं होती बिजनेस लॉ वाले बच्चों से, लेकिन कंपनी लॉ में आके लिखना तुम्हें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लिखना और कोई मसला हो तो डिस्कस करना, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक आपका होमवर्क है, 4 तक तो एग्जाम्पल हैं, 5वां और 6ठा सवाल अच्छा है, 5वां भी कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा सवाल है और 6ठा सवाल भी दरमियान है, बहुत दरमियान क्या है। तो आजकल जो सवाल आते हैं ना, तो ये तो हमारी सिर्फ स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगली क्लास में डिस्कस होंगे, तुम्हारे घर जाने से पहले इसकी वीडियो सोल्यूशन तुम्हारे पोर्टल पे आ जाएगी। और बोलो, और हुक्म करो यार, तुम ऐसे बात कर दिया करो, ठीक है जी। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ डायरेक्टर्स की, कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डायरेक्टर्स का टर्म कैसे सेट होता है। देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्टर्स आते हैं इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, लेकिन हर डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू नहीं आता। यानी कि जब कंपनी मेरी फॉर्म हुई है, कंपनी मेरी बनी है और कंपनी के बिल्कुल 1 साल बाद एजीएम आनी है, 1 साल बाद एजीएम हो रही है ना, तो उस वक्त के लिए जो 1 साल के लिए डायरेक्टर होंगे ना, जो पहले नए दुल्हन की तरह, जो नए दूल्हे की तरह डायरेक्टर बनेंगे, वो कहलाते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर होते हैं फर्स्ट एजीएम पे। डन। फर्स्ट डायरेक्टर को लेके कौन आता है? फर्स्ट डायरेक्टर को लेके आते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी कि वो 4 दोस्त जो कंपनी बनाने पहले दिन पे चले थे, सब्सक्राइबर्स बने थे, बल्कि प्रोमोटर्स थे, सब्सक्राइबर बन गए, शेयर होल्डर बन गए, मेंबर बन गए। वो मेंबर बनने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि हम 4 दोस्तों में से ये 2 दोस्त काबिल हैं जो डायरेक्टर बनने के लायक हैं, हम चाहते हैं ये हमारी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें। तो जो 2 लोग उन्होंने नुमाइंदे अपॉइंट किए अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, वो कहलाए गए फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर होते हैं फर्स्ट एजीएम पे और फिर उस एजीएम पे होते हैं इलेक्शंस। जैसे हमारे मुल्क के होते हैं वैसे नहीं, फेयर वाले इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद फिर होता है मुकाबला, और मुकाबले में जिसके ज़्यादा वोट वो डायरेक्टर। डन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डिपेंड करता है कि आप कितने डायरेक्टर बनाना चाहते हो। डन। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट डायरेक्टर जो आएंगे वो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? फर्स्ट एजीएम तक। चलो, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अब याद रखो जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर आते हैं ना, अब फर्स्ट डायरेक्टर के बाद अगली कैटेगरी आ रही है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की, यानी कि फर्स्ट के बाद से जितने भी आ रहे हैं ऑनवर्ड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर तो चलते हुए चले जाएंगे। ये आते हैं 3 साल की मुद्दत के लिए। हमारे मुल्क में इलेक्शन जब होते हैं कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। ICAP में काउंसिल के इलेक्शन होते हैं कितने साल बाद? 5 साल बाद। SRC के इलेक्शन होते हैं कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5-5 साल बाद ये और होते हैं, या गालिबन 4 साल बाद होते हैं बल्कि। 2020 में हुए थे और 20 के बाद मेरे ख्याल अभी हो रहा है ऐसा ही कुछ। तो खैर बहरहाल 4 साल के होते हैं। यहाँ पे होते हैं 3 साल के। और ICAP की कासा की जो कमेटी होती है उसके कब होते हैं? हर 1 साल में एक बार हो रहे होते हैं। तो मैं तुम्हें ना इससे पहले अपनी ICAP की कमेटी समझाऊंगा जब इलेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कितना होता है। देखो जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होते हैं ना वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और वो इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है हम अभी नीचे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि ये आते हैं कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब क्या ऐसा है कि 3 साल से पहले इनको हटाया ही नहीं जा सकता? नहीं, अगर ये मर गया तो नया बंदा आ जाएगा। अगर कोई डायरेक्टर मर गया या रिज़ाइन दे दिया या चल बसा या निकाल दिया गया तो वो ये तो पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, ये बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसके निकलने से, उसके जाने से, उसकी कुर्सी खाली होने से एक चीज़ क्रिएट होती है जिसका नाम होता है कैजुअल वैकेंसी। एक टर्म समझा दी। तुम हीरो लाल लिख क्यों नहीं रहे हो? घर जाके लिखते हो? अपने हाथ से नहीं लिखोगे जब तक। अभी क्या उठा रहे हो? अब तो तुम लेक्चर मिस कर चुके हो आधा, ठीक है। अपना रजिस्टर जब तक नहीं बनाओगे काम नहीं बनेगा, ठीक है। रजिस्टर से अच्छा है छापा मारना है आज बिजनेस लॉ की क्लास में। रजिस्टर का मैं बीच क्लास में छापा मारता हूँ, बोलता हूँ लाओ रजिस्टर ला के देखिए, ठीक है। चलो खैर बहरहाल, तो जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे वो कब तक के लिए रहेंगे? बोलो भाई। 3 साल तक के लिए रहेंगे। अच्छा, क्या 3 साल से पहले हटाए नहीं जा सकते? हट सकते हैं भाई। अगर मर गया, खुद रिज़ाइन कर दिया या उसको टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट क्यों करेंगे? किसी ना किसी जुर्म में, किसी ना किसी सज़ा में, कोई काम नहीं कर रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे। ना पक्की बात है। ओके, कह रहे देखो जब डायरेक्टर चला जाता है ना, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो ये कुर्सी हो जाती है क्या? खाली। कह रहे इस कुर्सी को आपने कब कब फिल करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। बोलो भाई क्या बताने जा रहा हूँ?
कि इस कुर्सी को आपने कब कब फिल करना होता है। कह रहे डायरेक्टर्स फाइल करेंगे कैजुअल वैकेंसी। ये डायरेक्टर्स कौन है जो कैजुअल वैकेंसी फाइल करेंगे? वो कह रहे हैं जनाब देखो, ए है, सेकंड, वो कह रहा है देखो ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 डायरेक्टर्स है। वो कह रहे जनाब बी भाई मर गए, इंतकाल करे, वफात पा गए, तो अब ए, सी और डी की जिम्मेदारी है कि वो कैजुअल वैकेंसी फाइल करेंगे। बात समझ आ रही है? ए, सी और डी की जिम्मेदारी है कि वो कैजुअल वैकेंसी फाइल करेंगे और वो एक बंदा ये जो बी की जगह गया है ये लेकर आएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये कहें कि यार हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लेकर आ रहे, तो कब ज़रूरी है कैजुअल वैकेंसी फाइल करना, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। कब इस कुर्सी को फिल करना ज़रूरी है? कह रहे लिस्टेड कंपनी के लिए तो लाजमी है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करे कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी फिल करने का मतलब है, फाइल नहीं बोल रहा, फिल बोल रहा हूँ। कैजुअल वैकेंसी फिल करने का मतलब है कि जो डायरेक्टर चला गया है इसकी रिप्लेसमेंट में लाके बंदा बिठा दें। कितने दिन के अंदर अंदर? 90 दिन। किसके? तदफीन के नहीं, रेजिग्नेशन के नहीं, कुर्सी खाली होने के। डन। अच्छा, अगर एक बंदा मर गया 18 को, ठीक है, इनको खबर मिली 25 को, दिन कब से शुरू होंगे? 25 से, क्योंकि हाँ जब पता चले, जब से, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, चलो। कह रहे डायरेक्टर्स फाइल करेंगे कैजुअल वैकेंसी, लिस्टेड कंपनी फाइल करेगी 90 दिन के अंदर अंदर, या फिर कोई भी कंपनी जब फिल करेगी इफ़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज लेस देन दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये कैसे? आप बताते हैं, मुझे बताओ। तो हमने एक चार्ट पढ़ा था कि सिंगल मेंबर कंपनी में डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं? 1, ठीक है। अदर प्राइवेट में कितने चाहिए होते हैं? अच्छा, और अनलिस्टेड में कितने चाहिए होते हैं? 3, और लिस्टेड में कितने चाहिए होते हैं? 7, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल मेंबर कंपनी की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ एक ही होता है और एक ही लल्लू पंजू सारी ज़िंदगी चल रहा होता है। अब मैं बात करता हूँ, लेट से हमारी कंपनी थी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, हमारी कंपनी थी अनलिस्टेड कंपनी। अगर इसके 4 डायरेक्टर थे, ठीक है, और ये रह गए 3, इसको फिल करने की ज़रूरत है? इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। नहीं मतलब कैजुअल वैकेंसी तो फिर वो इलेक्शन का तो वेट नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, ये देखो, एक कंपनी अनलिस्टेड, ठीक है, डायरेक्टर थे 4, रह गए 3, डायरेक्टर थे 6, रह गए 4, डायरेक्टर थे 5, रह गए 2। बताओ, फिल करेगी जो वैकेंसी पहले केस में? नहीं करेगी। क्यों? मिनिमम तो पूरी है। यहाँ करेगी? यहाँ भी नहीं करेगी। यहाँ करेगी? क्यों करेगी? रिक्वायर्ड नंबर से कम हो गए। डन, पक्की बात है। अच्छा, लिस्टेड के ही ले लो। मेरा सवाल ये है हाँ, कि अगर वो चाहे तो कर सकती है, चाहे तो कर सकती है, चाहे तो कर ले, पाबंदी नहीं है, करने में पाबंदी नहीं इलेक्शन है। का वेट नहीं करना। नहीं, इलेक्शन का वेट तो करना ही नहीं है, वैसे भी नहीं करना इलेक्शन का वेट। डन है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, और इसके लिए इलेक्शन अलग से नहीं होंगे कैजुअल वैकेंसी के लिए, ये किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैजुअल वैकेंसी फाइल कैसे होगी, बस लिखा हुआ है कि डायरेक्टर फिल करेंगे कैजुअल वैकेंसी। डायरेक्टर चाहें तो अपना कोई भी बंदा नुमाइंदा बाहर में मुशावरत से करके ला दें, ठीक है। चलो, एक सवाल आ रहा है इसके ऊपर, ये भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपने घर से आके सॉल्व करना है और फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। क्लास में आने के आपके पोर्टल पे इसका वीडियो सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। देखो, कंपनी लॉ में मेरी एक ही थीम रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में कॉन्सेप्ट दूँ और कुछ सवाल जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करूँ, और दूसरी अप्रोच मेरी ये रहती है कि मैं क्लास के टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे दूँ, मैक्सिमम डिस्कशंस कर दूँ, ताकि घर जाके तुम लोग सिर्फ अटैम्प्ट करा, घर से जाके सॉल्व किया, मुझे चेक करवाया, चेक करवाने के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन पोर्टल पे खोल लिया, ठक करके तुम खोलोगे तो तुम्हारा वीडियो सोल्यूशन पोर्टल पे इसका आया हुआ होगा, और मैच कर लिया, अपना आंसर ड्राफ्ट करा, चेक करा, आगे बढ़ गया, तुम्हारा भी टाइम सेव, मेरा भी टाइम सेव। इसलिए मेरे लेक्चर के आवर्स हमेशा कम रहता है, मैं कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ कवर करवाता हूँ। डिस्कशन से, क्लास की लेक्चर से सारे कॉन्सेप्ट दे दिए,
प्रैक्टिस रीजनेबल करवा दी, बोला भाई होमवर्क है घर जाओ सॉल्व करो। अब बजाय इसके कि मैं तुम्हें मफलूज कर दूं और डिपेंडेंट कर दूं अपने ऊपर कि सर डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं, खुद का दिमाग लगाओ, फंसो, रो, सर मारो उस सवाल के अंदर, सॉल्व करो। नहीं समझ आए पोर्टल का खोलो, वीडियो सोल्यूशन मेरे डिस्कशन का पड़ा होगा तुम्हारे पास, वो देखो। और फिर भी समझ नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो। तो एफर्ट खुद करोगे तो पास होगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने गंदे गंदे क्विज बनाए तो मज़ा आ रहा है मुझे तो। ठीक है, कल सुना था ना हाथ का फीडबैक, ठीक है, वो फाइनल मॉक का फीडबैक था। इस बैच के जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं ना, उनका फीडबैक सुना तो और रोना आएगा। चैप्टर नंबर 1 to 5 का इंतहाई गंदे गंदे सवाल बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गंदे गंदे। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ कुछ सवाल, 25 से 30 सवाल प्रैक्टिस सेशन के लिए, जिसमें मिक्स चैप्टर के सवाल आएंगे। तो वो तो फिर गेम अलग ही गेम खेलूँगा इंशाल्लाह। लाइव कराऊंगा वो मैं, हाँ वो लाइव कराऊंगा, क्लास में बिठाऊंगा 3 घंटे क्लास ला के बोलूँगा सॉल्व करो चलो, ताकि थोड़ा सा आंसू निकले फिर मैं सॉल्व कराऊँ। बिल्कुल PDF नहीं होते, पिक्चर ही भेज दो सीधी करके विदाउट ब्लर। PDF भेजोगे तो फिर मुझे खोलनी पड़ती है। डन है, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ मेरे दोस्तों? ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ कंपनी, इलेक्शन ऑफ कंपनी नहीं, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर फॉर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, ये तो हमें बताया ना बात कि कंपनी की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, यानी कि विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ऐसा ही होता है। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि इलेक्शन का प्रोसेस समझाने से पहले किसी भी कंपनी का, मैं तुम्हें ICAP के कासा का इलेक्शन प्रोसेस समझाता हूँ। कासा समझते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैं वो था ट्रेजरार था, इस बार अब्दुल्ला भाई हैं हमारे टैक्स वाले। तो मैं तो खैर रिटायर हो गया, 1 साल बाद टर्म मेरा एंड हो गया। हाँ वाकई 1 साल बाद टर्म एंड हो गया, तो अब्दुल्ला भाई का टर्म चल रहा है अभी। ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई करिए। करना क्या होता है, कासा बेसिकली एक बॉडी है जो कि ब्रिज करती है गैप बिटवीन दी ICAP काउंसिल मेंबर एंड इट्स स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स अपने कंसर्न लेके डायरेक्ट अहदेदारों तक नहीं जा सकते, मुश्किल है डेफिनेटली। तो उनके लिए एक प्रॉपर चैनल और उनके लिए एक स्टूडेंट बॉडी बनाई जाती है जिसके थ्रू वो अपने कंसर्न्स लेके आगे ICAP में जा सकें। तो ये होता है। अब कासा के डोमेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके होते हैं तकरीबन 4 डिविजन्स। एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, एक होती है एजुकेशन, एक होती है पर्सनल डेवलपमेंट, और एक और होती है स्पोर्ट्स होती है। तो मैं था एजुकेशन में, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ और सब कुछ है, तो मैं एजुकेशन में था। अब्दुल्ला भाई भी एजुकेशन में, और कोई CSR लेता है, कोई स्पोर्ट्स लेता है, कोई सोशल लेता है। ठीक है जी, 4 मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर अपनी सब कमेटीज़ होती हैं और वो सब कमेटीज़ काम कर रही होती हैं। अब ये जो 4 मेंबर्स हैं उनके अंदर की सब कमेटीज़ हैं, ये सारी की डिस्कशन लिंक करूँगा अभी डायरेक्टर से। ठीक है, हर डिस्कशन का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब कासा के इलेक्शन होते हैं कैसे? कासा के इलेक्शन होते हैं ऐसे हैं कि एक दिन ICAP के पेज पे नोटिस आता है, कासा के पेज पे, कि कासा की जो AGM है वो हेल्ड होने जा रही है इस साल इस डेट पे। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्शन, इसके अंदर एक और एजेंडा होगा, दैट इज़ इलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर्स। 4 लोग हम सेलेक्ट करेंगे, तो जो नुमाइंदे इंटरेस्टेड हैं वो अपने फॉर्म्स फिल करके इस डेट तक सबमिट करवा दें। ठीक है, ये क्या हो गई, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई, और ICAP की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ गई कि जो बंदा इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार है वो स्टूडेंट, ट्रेनी स्टूडेंट आ जाए। डन। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर सारी फॉर्म्स में ईमेल चलती है, इंटरनल सर्कुलेशन होती है और सब कुछ होता है। उसके अंदर फिर डिसाइड किया जाता है हर फॉर्म से कि किसने अपना कौन सा नुमाइंदा खड़ा करना है। लास्ट टाइम KPMG ने मुझे खड़ा किया, इस बार KPMG ने अब्दुल्ला को खड़ा किया। तो नुमाइंदा सब ने अपनी नॉमिनेशन ICAP को भेज दी, KPMG ने भेजी, PwC ने भेजी, BDO ने भेजी, GT ने भेजी, और हर डिफरेंट फॉर्म ने भेजी। समझो 8 से 9 नुमाइंदे चले गए ICAP के पास। फिर ICAP ने एक दिन फाइनल लिस्ट जारी कर दी कि जनाब इससे पहले किसी को भागने तो भाग ले, वरना इस तारीख को हम फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे कि भाई ये कैंडिडेट्स हैं, ये इनके नाम है, ये इनके CRN है, ये इनके फर्म के नेम्स हैं, आप इनको वोट देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर क्या होता है, फिर कैंपेनिंग का टाइम शुरू होता है, फिर कैंपेनिंग वगैरह की जाती है, और फाइनली इलेक्शन के दिन आ जाता है। इलेक्शन के दिन में हर ट्रेनी के पास 4 वोट होते हैं, वो किसी भी डायरेक्टर को 4 वोट्स, डायरेक्टर बोल रहा हूँ, वो किसी भी ट्रेनी को अलग अलग वोट हर एक ट्रेनी को दे सकता है। ठीक है जी, बस ये फ़र्क है वोट वाला ICAP के इलेक्शन में और हमारे इलेक्शन में कंपनी के। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब किसी शेयर होल्डर के पास वोट है ना, तो वो चाहे किसी एक को दे, चाहे सारे एक को डाल दे। ठीक है, ये एक फ़र्क है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जनाब, सबसे पहले होता क्या है,
देखो कंपनी की दो टाइप होती हैं, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। वो कहता है जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है ना उसके इलेक्शन कैसे होंगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन जो अदर देन शेयर कैपिटल वाली है जैसा उसके आर्टिकल्स में लिखा होगा वैसे ही उसके इलेक्शंस हो जाएंगे। वो कहता है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। नंबर 1, फिक्सेशन ऑफ नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। वो कह रहे हैं सबसे पहले नंबर फिक्स कर लो कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं। कासा ने कितने फिक्स किए हुए हैं अपने बायलॉज में? 4 लोग। तो अब कंपनी चाहे तो फिक्स कर ले कि उसने कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। कंपनी सोच रही है हमारे पास 4 डायरेक्टर्स हैं, अभी अनलिस्टेड हैं, हम सोच रहे हैं 6 पे जाएं, 4 कम पड़ रहे हैं, लोड बहुत है। तो सबसे पहले कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट करने हैं अगली टर्म के लिए, ठीक है। नंबर 2, फिर नोटिस ऑफ मीटिंग शेयर होल्डर को सेंड किया जाता है 21 दिन पहले। 21 दिन पहले नोटिस ऑफ मीटिंग शेयर कर दिया जाता है, कम अज़ कम 21 दिन पहले। ये नहीं कि 21वें दिन पहले ही आएगा, अगले 21 दिन बाद मीटिंग, ऐसा नहीं, कम अज़ कम 21 दिन पहले बिफोर द मीटिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग शेयर होल्डर को शेयर किया जाता है, जिसके अंदर होते हैं मीटिंग के एजेंडा। उन एजेंडा में एक चीज़ होती है अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, एक होती है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कुछ और भी स्पेशल बेसिस होते हैं, कुछ नॉर्मल बेसिस होते हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए हैं। उसमें से एक एजेंडा ये भी होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रिम्यूनरेशन वगैरह। बात समझ आ रही है? तो वो नोटिस चला जाता है शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर को नोटिस जाता है और उसमें ये बात लिखी होती है कि जो कोई डायरेक्टर बनने का ख्वाहिशमंद है बराए करम अपनी इंटेंशन कंपनी को फला दिन से पहले जमा करा दें। अब वो शेयर होल्डर जो मेरे जैसा नोटिस पढ़ रहा है, ओहो एजीएम हो रही है, मैं तो इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, अब मैंने अपनी इंटेंशन टू बिकम द डायरेक्टर शो करनी है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी कंपनी की तरफ से और फिर इलेक्शन होंगे। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी ट्रांसमिटेड टू मेंबर्स। डन है? अब आ जाओ, अब हमने सिर्फ सीधा सीधा पढ़ना है। अच्छा, जिसको 7 का टेबल आता है ना उसके लिए बड़ा आसान है। कैसे? ये देखो नीचे आओ, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 5 द 35, 28 नहीं हो भाई, ठीक है। तो 7 का टेबल याद कर लो, इंशाल्लाह ये आसान है। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कि इस वक्त हमें कितने डायरेक्टर्स चाहिए हैं। ये काम कम से कम 35 दिन पहले करेंगे मीटिंग से, उससे पहले 35 दिन, ठीक है। वंस द नंबर इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड मीटिंग इट शैल नॉट बी चेंज्ड except with the prior approval of the general commission, एक सेकंड, except with the prior approval of the general meeting in which the election is to be held, ठीक है। कमीशन ने, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया कमीशन, तो जिस मीटिंग में आपने इलेक्शन करने हैं तो इसी में आप जाके कम कर लो, लेकिन उससे पहले आप कम नहीं कर सकते। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल एक्सप्रेसली स्टेट अमंग अदर मैटर द नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड एज अबव एंड द नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। भाईजान ये वाले डायरेक्टर्स हैं जो इस बार रिटायर हो रहे हैं, सारे के सारे रिटायर होते हैं, ऐसा ही है। तो ये वाले डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं और ये वाले डायरेक्टर्स आने की ख्वाहिशमंद हैं। वो तो रिटायरिंग वाले में भी कुछ ऐसे हों जो कि दोबारा आने की ख्वाहिश रखते हो, ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या होगा, 21 दिन पहले नोटिस चला जाएगा और नोटिस में क्या लिखा हुआ होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एंड द नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। फिर क्या होगा, फाइलिंग ऑफ इंटेंशन टू बिकम अ डायरेक्टर। वो हजरात जो डायरेक्टर्स बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी इंटेंशन कम से कम 14 दिन पहले जनरल मीटिंग से सबमिट करवा दें। सच अ पर्सन में विड्रॉ द नोटिस एनी टाइम बिफोर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन से एक दिन पहले भी अपनी नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी ट्रांसमिटेड टू मेंबर्स, और भाई ऑल नोटिस ऑफ इंटेंशन जो कंपनी को रिसीव हुए हैं वो कंपनी 7 दिन पहले कम से कम एजीएम से मेंबर्स को बता देगी, भेज देगी। कहता है कि अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो ये नोटिस आपने इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में भी सबमिट करने हैं, सर्कुलेट करने हैं, पब्लिश करने हैं, हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। बात समझ आ रही है? ये एक बारीक पॉइंट था जो आपने मिस नहीं करना। 7 दिन पहले तो आपने भेजना ही भेजना है नाम, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो ये वाला पॉइंट मत भूलना, 1-2 मार्क्स वरना तुम लूज कर जाओगे कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपने 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन में भी पब्लिश करना होगा। बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई एतराज़, कोई मसला, कोई परेशानी? अब बताओ, याद हो गया प्रोसीजर? याद हो गया, काफ़ी हद तक याद हो गया।
अब देखो एक चीज़ होती है जो मैं ओरिएंटेशन में भी कहा करता हूँ और दोबारा मैं तुम्हें बता दूँ रिपीटर वाली क्लास में, कि एक चीज़ इंसान के दिमाग में होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? सिनेमा जाते हो, मूवी देखी, बस देखी और आ गए, तो क्या वो इस ऑब्जेक्टिव से देखी थी कि मुझे याद ही करना है कि एक एक सीन में क्या हुआ था? ठीक है जी, ऐसा तो नहीं होता। बस शॉर्ट टर्म देखते हो, इन्जॉय करते हो, आ जाते हो। फुटबॉल मैच देखा होगा भाई मोहसिन भाई ने, इंटर मियामी और बारसा का, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा देखा होगा कि इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा। क्यों? क्योंकि इनको शौक है फुटबॉल का, यूसीएल का, ठीक है। तो आपको जिसका शौक है वो आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, आप उसको गौर फिक्र से देखते हो, सुनते हो, समझते हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं रेसलिंग देखता हूँ ऐसे शौक से, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली आती है। मुझे याद है कि रोमन रेंस किस जगह स्पेयर मारने वाला है, कहाँ सुपरमैन पंच आएगा, कहाँ पेडिग्रे मार देगा सेथ रॉलिंस, तो मुझे वो याद रहता है क्योंकि मेरा शौक है। लेकिन पढ़ाई मेरा शौक ही नहीं है, तो अब मैं एक चीज़ पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए किसी चीज़ का शौक मेरे अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान की मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ ये सब मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है। फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर 35 दिन पहले, फिर इंटेंशन कितने भाई, नोटिस ऑफ मीटिंग 21 दिन पहले, इंटेंशन 14 दिन पहले, फाइनल लिस्ट 7 दिन पहले। ये तो मैंने बार बार पढ़ाया और 3 बैचेस में पढ़ाया तो मुझे याद हो गया। लेकिन तुम लोग तो एक आध बार पढ़ के छोड़ दोगे, अभी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, और ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुका है। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए क्या तुमने करना है? तुमने इसको बार बार रिवाइज करना है। अपने रिवीजन की टारगेट्स को अपनी नमाज़ों के साथ बांध लो। लेट से असर के बाद आधा घंटा देना है, जो पूरे हफ्ते पढ़ा है, जो आज के आज पढ़ा है वो रिपीट कर लेना है। असर के बाद रोज़ 15 मिनट दे दो कम नहीं होगा, बस असर के बाद बैठो, कुछ नहीं करना, सिर्फ चाय का कप लेके बैठना है। मस्जिद में बैठ जाओ, ऊपर घर की ना कहीं गार्डन में बैठ जाओ, किसी पार्क में जाके बैठ जाओ, लेकिन सिर्फ ये नियत कर लो कि मैंने असर के बाद 15 मिनट देने रोज़ कम नहीं लोग रिवाइज करने के लिए, और हफ्ते के दिन में 2 घंटे देना है। जो पूरे हफ्ते का पढ़ा है वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक जा चुका है लॉन्ग टर्म में, अब वो शायद 15 मिनट भी ना लगे तुम्हें, 10 मिनट में तुम पूरे हफ्ते का कंटेंट रिवाइज कर लोगे, क्योंकि रोज़ पढ़ने से तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा। तो रिवाइज लाजमी करना है। देखो अगर रोज़ की मेहनत रोज़ नहीं करोगे ना तो लाख दर्जे बेहतर है कि आखिरी में मेहनत ना करोगे। यानी कि रोज़ की मेहनत रोज़ करने से बहुत बेहतर है ये, इसके बजाय कि तुम आखिरी महीने में जाके मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आती है? चलो अब एक बात बताओ, ओके, अनलिस्टेड में कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं मुझे? मिनिमम 3। लिस्टेड में कितने चाहिए होते हैं? 7। अगर मेरे पास इंटेंशन टू बिकम डायरेक्टर आ रही है अनलिस्टेड में 3 ही लोगों की, लिस्टेड में 7 ही लोगों की, अदर प्राइवेट में 2 ही लोगों की, तो अब इलेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। दे ऑल विल बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, दे ऑल विल बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। भाईजान मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ मेरा ये वहाँ पे चिकन है, चिकन गोभी, चिकन है। अरे तेरे सर की कसम चिकन है। ठीक है, अनअपोज मतलब कि इनके सामने कोई अपोजिशन पे आया ही नहीं, सारे भाई भाई। ठीक है, 3 थे, तीनों ही आ गए। ऐसे लोगों को कहा जाता है इलेक्टेड अनअपोज्ड। बात समझ आ रही है? आप आ जाओ अपनी स्लाइड पे आ जाओ। कह रहे कैंडिडेट्स इक्वल टू और लेस देन नंबर फिक्स बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर ने कहा भाई 7 लोग आएंगे, 7 के 7 की इंटेंशन आ गई। डायरेक्टर ने कहा 7 लोग, लेट से लिस्टेड में अनलिस्टेड में डायरेक्टर से कहा कि 5 लोग आएंगे और 3 की नॉमिनेशन आ गई, 4 की आ गई, तो अब 4 पे इलेक्शन होंगे। 3 आ गए तो तीनों की तीनों अनअपोज हो जाएंगे। 4 पे भी इलेक्शन नहीं होंगे। डायरेक्टर से कहा था कितने आएंगे? 5 आए, कितने? 4, सारे इलेक्टेड अनअपोज। बात समझ आ रही है? नहीं, कैजुअल वैकेंसी में क्यों करूँ, मैं तो सब्सिक्वेंट इलेक्शन कर रहा हूँ अभी। और अगर जो अब जो आया था कैजुअल वैकेंसी से वो रिटायर हो जाएगा अगली एजीएम पे। डायरेक्टर ने कहा 5 फिक्स किए, 4 आ गए। अब एक की कैजुअल वैकेंसी मैं क्यों फिल करूं? क्योंकि चाहूं तो कर लूं, चाहूं तो ना करूं। कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं है ना, हुई नहीं ना। देखो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है जब डायरेक्टर आके बैठे और कुर्सी छूट जाए। बात समझ आ रही है? चलो ये खैर मेरे डिज़ाइनर भाई ने पता नहीं कोई पिक्चर लगा दी ऐसी,
तो खैर चलता रहता है। कह रहे हैं अगर मुझे चाहिए थे 7 लिस्टेड में, आ गए 10 की निकले, तो फिर क्या होगा? 10 की एप्लीकेशन आ गई चाहिए 7, क्या होगा? इलेक्शन होंगे, पोल होगा, और हर शेयर होल्डर क्या देगा? अपने वोट्स का इस्तेमाल करेगा। कह रहे हैं वोट्स कैसे निकलेंगे? जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है, अगर मैं पूछूं, अगर मैं यूँ कहूँ कि कंपनी XYZ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे पास काम आएंगी। अगर मैं पूछूं कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है कितना? 5 मिलियन रुपए, और 10 रुपये का एक शेयर है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाँ जी, नंबर, एक सेकेंड, ये मस्ती कर रहा है पेन, मुझे लगता है वन नोट बंद करना पड़ेगा, दोबारा खोलेंगे इसको। इट इज लोडिंग, लोड हो जाएगा भाई का मूड नहीं लोड होने का शायद अभी। क्लास चल रही, आता हूँ मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, क्या बात चली थी? कंपनी XYZ की। अब मुझे बताओ, इसका अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 5 लाख होंगे। अब मुझे बताओ, इसने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड कितने हैं भाई? 7। बताओ टोटल वोट्स कितने होंगे? कैसे? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए? 3.5 बिलियन टोटल वोट्स कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये बताओ, ये भाई हैं शकूर भाई, ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? लेट से 2 लाख, ठीक है, 2 लाख शेयर्स हैं, बड़े मेजर शोल्डर है कंपनी के। अब बताओ कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड कितने मेरे पास? 7। तो शकूर भाई के वोट्स कितने हो गए? कैसे भाई? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए? 1.4 मिलियन। शकूर भाई चाहें तो सारे के सारे वोट किसी एक को दे दें, चाहे तो तोड़ के दे दें। बात समझ आ रही है? डन सीन है। चलो, कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स बाय मेंबर, ये वाली बात कह रहा है कि ऑल वोट्स कैन बी गिवन टू वन कैंडिडेट, चाहे तो सारे के सारे वोट्स एक को दे दें। यही कहा था ना मैंने कि IK फॉर्म में यही फर्क है। कैंडिडेट्स विथ हाईएस्ट वोट आर इलेक्टेड, प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल ऑल द डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड। बात समझ आ रही है? चलो करते हैं इसको। ABCDEFG, अरे रुक जा, ABCD चल रही है अभी, क्या है मुसीबत है, आज पेन मस्ती कर रहा है यार। देखो जी नहीं बन रहा, देखो I बन गया, J बन गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ टोटल वोट्स कंपनी के पास कितने अवेलेबल थे? 3.5 मिलियन, ठीक है। इसको 100 मिले, इसको 300 मिले, इसको 400 मिले, इसको 50 मिले, इसको 70 मिले, इसको 400 मिल गए, इसको ये देखो इस एरिया में मस्ती हुई हुई है, इसको 1000 मिल गया यार, ठीक है बस समझो। अच्छा इसको 20 मिले, इसको 50 मिले, अब बैलेंसिंग मार दो दे पे कितने आ रहा है, ठीक है बताओ ना यार जवानों। 300 1 400 400 400 800 800 400 1200 और 1200 और 1000 कितने हो गए? 2200 2200 और 70 और 50 कितने हो गए? 2120 2120 और 70 कितने हो गए? हाँ 2190 हो गए।
ठीक है। अब 3500 में से 2100 में माइनस करो। ठीक है, तो बेटा मेरा नाम जॉन डी सिल्वा थोड़ी है, नमाज फ़र्ज़ है मेरे, पढ़ लूँगा, पता है मुझे। 3720 चल लेंगे आज, क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है। 2120 हाँ 2120 हो गया ना, हाँ माइनस करो 3500 में से। ठीक है, 1380 हाँ 1380 1380। ठीक है, तो हम कर देंगे इसको 1200, 1380 में से 50 निकालो, 1320, बस समझो यही है। ठीक है, वो 50 फिर सेम होगा सर, 1330। अब खैर कमी बेशी माजरत, समझाने का जो मकसद है ना वो समझ लो, कैलकुलेशन में नहीं जाओ। मुझे बताओ कौन कौन इलेक्ट होगा। जी हो जाएगा, फिर जी जी फिर जी ना जी हो जाएगा, यार मुसीबत चल रही है अलग। ठीक है, फिर 400 वाले हो जाएंगे लोग। ठीक है, और 3 4 5 6, अब कौन होगा। 100 वाला एक और दीजिए। ये रहा 7, ये 7 लोग इलेक्ट हो जाएंगे, बात समझ आ रही है। तो इस तरह सिलेक्शन होगा, डन है। चलो ओके, अगली बात वो कह रहे हैं ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर्स। कह रहे हैं देखो, एक होंगे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स जो कि काम कर रहे होंगे, ये रिटायरिंग भी तो होंगे। अब अगर मैं कासा की कमेटी छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तो मैं रिटायरिंग कैंडिडेट था, तो वो कह रहे हैं जो डायरेक्टर रिटायर हुए होंगे ना, ये रिटायर से इसने बुढ़ा आदमी लगा दिया। ये वही लग रहा है मुझे, बूढ़ा अपने माजी पे क्यों अफसोस कर रहा था। मैट्रिक में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, सिंध बोर्ड वाले नहीं हूँ। अबे यार फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में उर्दू की किताब में, फर्स्ट ईयर में था ना, आधी पढ़ी थी। चलो खैर ओके। बहरहाल कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स जो रिटायर हो रहे हैं और एक नए डायरेक्टर आ रहे हैं, कह रहे हैं रिटायरिंग डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है। तो फरमा रहा है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की ड्यूटी ये है कि वो इमीडिएट एक्शन लेगा कि भाई एजीएम आने वाली, चलो हमने सारी कंप्लाइंसेस को पूरा करना है, 35 दिन वाली, 14 दिन वाली, 21 दिन वाली, 7 दिन वाली। लेकिन अगर डायरेक्टर ऐसे बन जाएं कि वो कुर्सी पे बैठे रहें जम के, हिले ही ना, अगले बंदों को आने का मौका ही ना दें, इलेक्शन करवाएं ही ना, तो उनके बारे में भाई क्या हुक्म है। वो कह रहा है कि जनाब ये डिले कर सकते हैं इलेक्शंस अप टू 90 डेज, ठीक है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जनाब ऑडिट लेट हो गया, ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, वो रिपोर्ट जाके बीओडी अप्रूव करते हैं, सीईओ साहब वगैरह साइन करते हैं, सीएफओ साहब वगैरह साइन करते हैं। उसके बाद वो जो ऑडिटेड रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑथराइज वाले, वो जाते हैं मीटिंग के नोटिस के साथ अटैच होके कि भाईजान आप ज़रा पढ़ लो, देख लो, कोई सवाल हो तो फिर एजीएम में आके पूछ लेना। ऑडिटर साहब भी बैठे होंगे, हम लोग भी बैठे होंगे। अब ऑडिटर साहब ने ऑडिट फंसा दिया, उनको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, अब वो 90 दिन तक डिले हो गया, तो डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी डिले हो गए। ये क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसलिए क्लाइंट की ना हालत ख़राब होती है। क्लाइंट चाहता है कि हमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई ना करना पड़े एसएससीपी को, इनको अप्लाई करना पड़ता है एसएससीपी को। क्या एक्सटेंशन दे दो, ईजीएम करवानी है हमें, उसके लिए एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। ये चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो क्लाइंट की बड़ी हालत ना, क्लाइंट मतलब कंपनीज की हालत ख़राब हो रही होती है, या टाइम पे रिपोर्ट दे दो, टाइम पे रिपोर्ट दे दो, इसलिए अनड्यू प्रेशर भी दे रही होता है। खैर तो ये एक अलग कल्चर है ऑडिट लाइफ का। बहरहाल तो कह रहे हैं जनाब कि अगर आपको ऑडिट करवाने में बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम पे एजीएम करवाने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, तो कहते हैं कि अगर आपको ऑडिट करवाने में बोल रहा हूँ, किसमें, इलेक्शन टाइम पे करवाने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी आ रही है, तो आपने क्या कर देना है भाई, रिपोर्ट कर देना है। कहाँ चली गई स्लाइड यार, स्लाइड चली गई, देखो कितने नीचे चलेगा हम, नीचे। हाँ, तो आपने कम से कम 45 दिन पहले जनरल मीटिंग से रिपोर्ट कर देना है। डन है। आखिरी वाला पॉइंट रिपीट कर दूँ। आखिरी वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रार को जो है ना कम से कम 45 दिन पहले बता देना है कि हम टाइम पे एजीएम करवाना चाहते थे, लेकिन हम टाइम पे एजीएम नहीं करवा पा रहे, हमारे पास ये मसाइल आ रहे हैं। तो बस आप दोनों को इंटीमेट कर देना है। हाँ, वो एक्सटेंशन पर अप्लाई करोगे आप एसएससीपी के लिए। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास जनाब कुछ और इसमें चीज़ें आ रही हैं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सके टाइम पे तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा और क्या प्रोसीजर है बाकी कंपनीज़ के लिए अगर उन्होंने अपने इलेक्शंस करवाने हैं। इसके बाद नॉमिनेट डायरेक्टर है और उसके कुछ हमारे पास मज़ीद चीज़ें आ रही हैं।
तो आज की क्लास को इंतजार करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। जो होमवर्क दिया आज की क्लास का वो आपने करना नहीं है, और इसके डिस्कशन के फटे सवाल आपके पास पोर्टल पर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।